नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी शिकार। तो प्रस्तुत है आज की कहानी शिकार। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह कैसे निभा हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन ना पटे, मैं उसे घर में बैठने ना दूं। ऐसी ऐसी गालियां सुनाऊं कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं? तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वह करूंगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर। तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब? मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। मुनिया 3 ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। पहले 2-4 भले घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों से अदब के साथ बातें करना कभी ना सीख पाई थी। उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा। कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मूछें उखाड़ लूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। मैं आप नहीं खाती उसे खिला देती हूँ, क्योंकि वह मर्द बच्चा है। पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है। आप चाहे फटे पहनूं, पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मजाल है कि वह मुझे आंख दिखाए। अपने घर को आदमी इसीलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचाव हो। अगर यह डर लगा रहे कि घर न जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे में कौन रहेगा। कल न जाने कहाँ बैठा गाता बजाता रहा। 10 बजे रात को घर आया। मैं रात भर उससे बोली ही नहीं, लगा पैरों पड़ने घिघियाने। तब मुझे दया आ गई। यही मुझ में एक बुराई है, मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती। इसी से वह कभी कभी बहक जाता है, पर अब मैं पक्की हो गई हूँ। फिर किसी दिन बगड़ा किया तो वही रहेगा या मैं ही रहूँगी। क्यों किसी की धौंस सहूँ सरकार? जो बैठकर खाए वो धौंस सहे। यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह तुझे बैठकर खिलाता तब तो उसकी धौंस सहती। मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई, बोली, बैठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार? मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं कि घर के काम में कुछ लगता ही नहीं। बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है, पर घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती। पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बैठाकर आप सैर सपाटा करें तो मुझसे तो सहा ना जाए। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर हरा भरा बाग था, जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे, और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थीं। मंदिर के दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे, और कार्तिक की शीतल रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी। उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग्य से मुस्कुरा रही है। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोंपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उन्माद के मध्य में खड़ा वह सोना झोंपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव चित्र था। उसके जी में आया, जाकर झोंपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रोऊं। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी, जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण सी वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका। पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ मुझे पदरत्न भी मिल गया, पर थोड़े ही दिनों में यह भ्रम जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय करना भी जानते थे।
पर उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार न था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को लुभाने वाले रंग रूप केवल विनोद का समान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसी सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजनों में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी न थी। कुंवर साहब 1 महीने से ज़्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए, और यह ऐसा पहला ही अवसर न था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वह 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार 1-1 महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-4 महीने शिकार की भेंट हो जाते थे। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ता, कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता। घर पर भी रहते तो अधिकतर लंपट रईसजादों के साथ गप्पे उड़ाया करते। पति के यह रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुड़ती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फ़ोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं यह नहीं पूछती, आने को कब लिखा है? आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहाँ से 200 मील से कम ना होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ। फ़ोन ने कई मिनट के बाद जवाब दिया, 1 मोटर तो वह साथ ले गए हैं, 1 हाकिम ज़िला के बंगले पर भेज दी गई और तीसरी बैंक के मैनेजर की सवारी में है, चौथी की मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गईं? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज जरूर जाऊंगी। उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही हैं, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूँगा। वसुधा ने फ़ोन से आकर सफ़र का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आज अपने भाग्य निर्णय का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर वह जीवन को समाप्त न करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से यह कहेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं, तो यह मुझसे न होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर पुकारा, मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर बढ़ जाएगा। इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह ना दूंगा। वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर अंदर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लूँ। अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो मैं आपको हरगिज न जाने दूंगा। टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का हो गया है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्द मरी नहीं जा रही हूँ। फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने 2-1 बार और आग्रह किया, फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर ही पर जाते थे। वसुधा ने भी उसी मार्ग से जाने का निश्चय किया था। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब अगर मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूँगी। अच्छी दिल लगी है, घर की रोएं बन की गायें। हमने अपने आराम के लिए मोटर रखी हैं, किसी की खुशामद करने के लिए नहीं। जिसे मोटर पर सवार होने का शौक़ हो मोटर खरीदे, यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए। वह चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए।
मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही हैं तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा। वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार न किया था। उसने जलन में सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं? क्या मैंने ही इनका ठेका लिया है? वह तो वहां जाकर चैन करें और यहाँ मैं इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों के साथ घर से निकली। रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के साथ पीछे की ओर उड़ा जा रहा था। कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों इनकी फिक्र में प्राण दूं? जी चाहे आवे या ना आवे, लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बातें करने के प्रलोभन को वह ना रोक सकी। सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी। ज्वर भी हो आया था, सिर पीड़ा से फटा पड़ता था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुध न थी, जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। शोफर की आवाज़ सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो जी? कुशल तो है? शोफर ने समीप आकर कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर। रास्ते में बुखार हो आया, बेहोश पड़ी हुई हैं। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उन्हें वापस क्यों ना ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिर पिटाकर जवाब दिया, हुजूर वह किसी तरह मानती ही न थी तो मैं क्या करता? कुंवर साहब ने डांटा, चुप रहो, बातें ना बनाओ। तुमने समझा होगा शिकार की बहार देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे। तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा। शोफर, वह मुझे डांटती थी हुजूर। तुमने कहा था? मैंने कहा तो नहीं हुजूर। बस तो चुप रहो, मैं तुमको भी पहचानता हूँ। तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन है साथ? शोफर ने दबी हुई आवाज़ में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं, एक पर खुद रानी साहब हैं। यानी और कोई साथ नहीं है? हुजूर मैं तो हुक्म का तावेदार हूँ। बस चुप रहो। यूँ झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर गर्म तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले में आई, सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया, अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल पर बिखरे हुए रज रंजित केशों में आज उन्हें आग्रहमय प्रेम की झलक दिखी। अब तक वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी, जो अपने बनाव श्रृंगार ही में मगन थी। आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह उसके नारीत्व का दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा, हाँ जी, और क्या, इतने आदमी हैं, किसी को साथ न लिया। आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती। मन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ न रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो। रसोइये ने ठकुर सुहाती की, 100 कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार, सारा दिन बैठे बैठे बीत गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है, 2-1 दिन तक कमर सीधी नहीं होती, फिर इनकी क्या बात है? ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में ना होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक ना उतरा। घर से डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए।
जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़े पड़े कुंवर साहब की शुश्रूषाओं में अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव किया करती। वह जो पहर दिन चढ़े तक सोने के आदी थे, कितने सवेरे उठते, उसके पथ्य और आराम की ज़रा ज़रा सी बातों का कितना ख्याल रखते। ज़रा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते, फिर आकर बैठ जाते। एक तपस्या सी कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर वह स्वास्थ्य की लाली न थी, कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी साइत में चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही ना आया था, इसकी चर्चा ही ना होती थी। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना बंद था। एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था। कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूख सा गया। वसुधा के पास बैठने, उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने, दवा और पत्ते बनाने ही में उन्हें आनंद मिलता था। उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया। वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में मग्न थे। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसे आग्नेय नेत्रों से देखते। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है? आमर्ष भरे स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा। वसुधा ने आग्रह किया, मैं तो अब अच्छी हूँ, सच देखो, मेरे चेहरे पर वह पीलापन नहीं रहा। तुम अलबत्ता बीमार से होते जाते हो, जरा मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खप्त पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूँ ना पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती? उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था। इस वक्त कुछ ना बोले, शायद कुछ बोला ही ना गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल स्वभाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए, जरा मंगाओ देखूं। उनमें जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूँगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूँगी। बोलो, मुझे ले चलोगे ना? मैं नहीं मानूंगी, बहाने मत करने लगना। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मर्ज था। सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थीं। उनके कई कमरों में फर्श, गद्दे, कोच, कुर्सियाँ, मोड़े सब खालों ही के थे। ओढ़ना और बिछौना भी खालों ही का था। बाघंबरों के कई सूट बनवा रखे थे। शिकार में वही सूट पहनते थे। अब की भी बहुत से सींग, सिर, पंजे, खालें जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीज़ों से अवश्य मनोरंजन होगा। यह ना समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश ना पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है। जाकर वह चीज़ें उठवा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए। डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीज़ें नहीं लाए? लाया हूँ, मगर कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हूँ। डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था। तोहफे लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज़ निकाल कर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से ना दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह ज़िद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में कभी मन ना लगा हो, वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। चीतों की खालें थीं, बाघों की, मृगों की, शेरों की। वसुधा हर एक खाल को नई उमंग से देखती, जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। यह जानवर कैसे मारा गया, इसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी, क्या क्या उपाय करने पड़े, पहले कहाँ गोली लगी, आदि। वसुधा हर एक की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी। इतना सजीव, स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता, संगीत या आमोद में भी ना मिला था। सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी, वही उसने छांटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। इसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे। बोले, तुम बाघंबरों में से कोई ले लो,
यह तो कोई अच्छी चीज़ नहीं। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा, रहने दीजिए अपनी सलाह, मैं खराब ही लूँगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, तुम वही ले लो, मैं तुम्हारे ख्याल से कह रहा था, मैं फिर वैसा ही मार लूँगा। तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे? चकमा कौन देता था? अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि वह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाएं इस एक खाल के लिए? ऐसी ऐसी 1,00,000 खालें हों तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकन से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूँगी। फिर वह सोचने लगी, वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा, प्रियतम। जिस ज्योति के मन पड़ जाने से हर एक व्यापार, हर एक व्यंजन पर अंधकार सा छा गया था, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वृतांत सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई थी। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े। उसका सुनने से जी ही नहीं भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि न थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छुपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब ना हुआ। वसुधा स्वस्थ हो गई थी। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छांव में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई। वसुधा के जीवन में एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद वसुधा की साध पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए, और शिकार था शेर का, और शेर भी वह जिसने इधर 1 महीने से आसपास के गांवों में तहलका मचा दिया था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती थी। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूकें लिए दम साधे बैठे हुए थे। यह बहुत भयंकर जंतु था। अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींचकर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों उंगली दबाते थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछलकर न पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया था कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा है। दुष्ट को एक चाल सूझी। वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया। बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला, और जब उसकी कूची सी बन गई तो उसे न जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे। एक झटके में वह अभागा नीचे आ रहा। इसी मानस भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था। शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो वह चौंक पड़ती, और बंदूक सीधी करने के बदले चौंक कर कुंवर साहब से चिपट जाती। कुंवर साहब बीच बीच में हिम्मत बंधाते जाते थे। ज्यों ही भैंसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने पावेगी। वसुधा ने सिहर कर कहा, और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा? तो फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी हैं, तुम्हारा जी तो नहीं घबराता? बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ पहले मेरा निशाना होता। पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसके गर्दन में हाथ डालकर कहा,
दिल मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, जरा चौंक पड़ी थी। सहसा भैंसे के पास दो चिंगारियां सी चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा, खाली गया। दूसरा फेर किया, चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतने जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब ने तीसरा फेर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी। उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। कितना भीषण अवसर था! अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत न थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे। आंतें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी। पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में 2 हाथ से ज़्यादा अंतर न था। वह उचक कर आया ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी, दाएं। शेर के पंजे ढीले पड़े, नीचे गिर पड़ा। अब समस्या और भीषण थी। शेर से 3 ही 4 कदम पर कुंवर साहब गिरे थे। शायद ज़्यादा चोट आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आंखों में थे और कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुबा देता तो उसे खबर न होती। वह अपने होश में न थी। उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई। देखा, शेर उठने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी गोली सर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए। दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे यह क्या! वसुधा बेहोश थी। भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था। भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। 3 घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अब भी उसी भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी। उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, कैसा जी है प्रिय? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहाँ से हट जाओ, ऐसा ना हो झपट पड़े। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, शेर तो कब का ठंडा हो गया, वह बरामदे में पड़ा है। ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर, बिल्कुल नहीं। तुम कूद क्यों पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम जीती कैसे बची है आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता। वसुधा ने चकित होकर कहा, मैं कहाँ कूदी? शेर मचान पर आया, इतना याद है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाईं। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी। बस वहीं ठंडा हो गया। बड़ा बेहया जानवर था। अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। मेरे पास तो छुरी भी न थी। बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी। अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था। तुम्हारे ही प्रसाद से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुमने मुझे प्राणदान दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। जिन नौकरों और लौंडियों से मैं महीनों से सीधे मुंह नहीं बोली थी, उनसे वह आज हंस हंस कर कुशल पूछती और गले मिलती थी, जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था, उन्माद था। केवट का वह सोना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनियाँ राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली।
आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलता। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने एक मनौती मांग रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह ना बताऊंगा। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे